हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, है ना, जिसमें अभी तक मैंने आप सभी को आदिकाल पढ़ा दिया है और भक्तिकाल। ये 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आप सभी को पहली क्लास में मैंने बताया था कि आदिकाल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 प्रकरण में विभाजित किया है और भक्ति काल को 6 प्रकरण में विभाजित किया है। ठीक है, तो 2 तो हमने पढ़ लिया पूरा कंप्लीट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीतिकाल। ठीक है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आप सभी को कुछ जो है बताना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम क्या मुझे पुस्तक लेनी पड़ेगी, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो पुस्तक है ये क्या लेनी पड़ेगी। तो मैं आप सभी से बता दूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो बच्चन सिंह की पुस्तक है और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वो भी बच्चन सिंह का पुस्तक है। ठीक है, ये 2 से 3 पुस्तकें जो है आपके पास होना चाहिए, कंपल्सरी है, होना चाहिए आप सभी के पास। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे क्लास से जुड़े हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपको जो है पूरा कंप्लीट हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है या आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो बच्चन सिंह की पुस्तक है वो पूरा कंप्लीट आपको सीरीज़ पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे आपको जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है और आप जो है प्रॉपर नोट्स उसका जो है बना रहे हो, कहीं भी आपका कुछ भी छूट नहीं रहा है। ठीक है ना, तो आप जो है नहीं भी पुस्तक लेंगे तो आपका जो है काम चल जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, लेकिन छूटना नहीं चाहिए कोई भी प्रकरण। ठीक है, जितना भी दिया है, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में जो है आदिकाल से लेकर जो है छायावाद तक दिया है तो उतना आपको जो है कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं आप डेली पढ़ाती हूँ, आप सभी को पता है और मैंने बोला भी है पूरा कंप्लीट पढ़ाऊँगी। जब मैंने बोल दिया तो पढ़ाऊँगी ही पढ़ाऊँगी। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप प्रॉपर नोट बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपके पास जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की पुस्तक जो है आपके पास होनी चाहिए, कंपल्सरी है। ठीक है, तो चलिए, आशा करती हूँ कि आप सभी के क्वेश्चन का जो है आंसर मिल गया होगा, है ना। तो हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल। रीतिकाल को जो है उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। रीतिकाल का समय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से लेकर 1900 तक माना है। ईस्वी में देखेंगे तो 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक 200 वर्षों तक का इतिहास जो है माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, ये पुस्तक जब पढ़ेंगे आप हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, इसमें जो है आपको संवत में ही आपको समय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ईस्वी में ही मेंशन कर दिया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, याद करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अब जो है रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 3 प्रकरण में विभाजित किया है। ठीक है, पहले प्रकरण का नाम है सामान्य परिचय, प्रकरण 2 का नाम है रीति ग्रंथकार कवि और प्रकरण 3 में जो है रीतिकाल के अन्य कवि को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीतिकाल को 3 प्रकरण में विभाजित किया है। मैं पहले क्लास में भी सब बता के आ रही हूँ। ठीक है, मतलब बताते हुए जो है मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण 1 सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय को जो है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे क्लास में आप लोग बने रहिएगा, पूरे क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, तो भी आपका जो है प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नोट्स के बावजूद भी आपके पास पुस्तक भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, और मैं तो पुस्तक से ही पढ़ा रही हूँ तो कुछ जो है छूटने नहीं पाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने हाईलाइट किया है, उस पर आप ध्यान देंगे, नोट्स में ऐड करते चलेंगे, बनाते चलेंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, उत्तर मध्य काल यानी रीतिकाल समय जो है 1700 से लेकर 1900, प्रकरण 1 सामान्य परिचय। इसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इस प्रकरण में हिंदी कविता के विकास, लक्षण ग्रंथ, परिपाटी तथा रीतिकाल के प्रवर्तन की समस्या का विश्लेषण करते हुए केशव दास एवं अन्य काल की समान प्रवृत्तियों पर विचार किए हैं, जो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, कहते हैं कि हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता की ओर पहुंच गया था। संवत 1575 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। कहने का मतलब है कि कहते हैं कि हिंदी काव्य अब जो है पूर्ण प्रौढ़ता को जो है पहुंच गया था।
प्रौढ़ता का अर्थ है मतलब पूर्ण तरीके से जो है विकसित हो चुका था। हिंदी काव्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी काव्य के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ना कि गद्य के, ना कि काव्य के विषय के बारे में बात हो रही है। सिर्फ जो है हिंदी काव्य के बारे में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी काव्य अब जो है पूर्ण तरीके से जो है विकसित हो चुका था। ठीक है, संवत 1575 में कृपाराम, ठीक है, कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। यानी जो कृपाराम थे वो जो है रस का निरूपण जो है, यानी रीति काल में जो आप आएंगे तो रीति काल में जो भी रचनाएं लिखी गई हैं उसके, यानी रीति काल के पहले जो है कृपाराम ने थोड़ा बहुत रस निरूपण कर चुके थे। उसी समय से लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने रस श्रृंगार रस नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा। उसी समय यानी कृपाराम के समय ही चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने जो है श्रृंगार सागर नामक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा था। ठीक है, उसके बाद जो है देखेंगे कृपाराम की जो रचना है हित तरंगिणी, ठीक है, हित तरंगिणी, आप सभी को ध्यान होगा, हित तरंगिणी, इनकी जो रचना है हित तरंगिणी, ठीक है, प्रकाशन वर्ष है हित तरंगिणी का 1541, है ना, 1541। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि नरहरि कवि के साथी कर्णेश कवि ने कर्णाभरण, ऋतुभूषण और भूपभूषण नामक 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ लिखे थे। उसी समय जो है नरहरि कवि के साथी, है ना, साथी इनके जो दोस्त थे कर्णेश कवि ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो ध्यान रखिएगा इन तीनों ग्रंथ का नाम आप नोट करिएगा, कर्णाभरण, ऋतुभूषण और भूपभूषण। ठीक है, ये 3 ग्रंथ जो है अलंकार संबंधी लिखे थे। कौन? कर्णेश कवि ने। आगे देखिए रस निरूपण और अलंकार निरूपण। रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशव दास ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। ठीक है, आगे देखिए जो हाईलाइट किया है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देने का मतलब इसको नोट करिएगा। ठीक है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें कोई जो है संदेह नहीं है कि काव्य की जो रीति का जो सम्यक समावेश है उसका जो है पहल आचार्य केशव, उसका जो पहल है सबसे पहले आचार्य केशव ने ही किया। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया ने प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, है ना। कहते हैं कि पर हिंदी की जो रीति ग्रंथों की जो अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह था उसमें जो है केशव की कवि प्रिया जो ग्रंथ है, कवि प्रिया ने प्रायः 50 वर्ष पीछे चला। ठीक है, और भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं, वो भी जो चला जो भिन्न आदर्श को लेकर चला, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा कथन को। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि केशव के प्रसंग में पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य के अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। ठीक है, केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य के अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। उनकी इसी मनोवृत्ति के कारण ही हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ। संस्कृत साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरण हो गई। ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो हाईलाइट किया है, साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुँच गई उस स्थिति से सामग्री को लेकर केशव उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। ठीक है, तो ये कथन महत्वपूर्ण लगा मुझे तो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, तो आप लिख लीजिएगा और आगे लिख लीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उन्होंने हिंदी पाठकों की काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दिशा का परिचय कराया जो भामा और उद्दट के समय में थी। ठीक है, आगे कहते हैं उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंद वर्धनाचार्य मम्मट विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई थी। आगे कहते हैं भामा और
भामा और उद्भट के समय से अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। रस, रीति, अलंकार आदि सबके लिए अलंकार शब्द का व्यवहार होता था। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो हाईलाइट किया है उसको देखिए। ठीक है, पर केशव दास के उपरांत उत्काल रीति ग्रंथ की परंपरा चली नहीं। कहते हैं आगे कि कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का प्रारंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामा, उद्भट आदि के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्य के परिष्कृत मार्ग पर चली, जिसमें अलंकार अलंकार्य का भेद हो गया, जिसमें अलंकार का अलंकार्य का भेद हो गया। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, कुछ ग्रंथों में जो है काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। कमेंट के माध्यम से बताइए कि काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण किसकी रचना है। साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे कहते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है यहाँ पे दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, कई बार पूछा गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है, चाहे आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे आप पेपर देने जा रहे हैं, वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस आचार्य से माना है, तो चिंतामणि से माना है। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। ठीक है, तो कहते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा जो है चिंतामणि से चली आ रही है। रीति काल का आरंभ जो है उन्हीं से मानना चाहिए। जैसे कि आप देखे होंगे, यहाँ कहने का मतलब है, रुकिए पहले पूरा पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ। ठीक है, इन्हीं से जो है माना जाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने संवत 1700 के कुछ पीछे काव्य विवेक, काव्य कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल छंदशास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत 2 लक्षण ग्रंथ की भरमारसी होने लगी। कहने का मतलब है, कहते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा जो है चिंतामणि त्रिपाठी से चली। जैसे आप लोग के घर में देखते होंगे कि आप परंपरा का यहाँ जो मैं अर्थ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि परंपरा आपके घर में जो है कोई बुजुर्ग हैं जो आपसे रीति रिवाज जो परंपरा का अर्थ है निरंतरता, जो निरंतर चली आ रही हो। ठीक है, तो आपके घर में कोई परंपरा है जो पहले से चली आ रही है ना, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कह रहे नहीं वो परंपरा जो है पहले से चली आ रही है, तो वो हो गए चिंतामणि। ठीक है, और बीच में कोई आ गया, कोई रिलेटिव आपका बड़े पापा चाचा ने कहा कि नहीं अब ये परंपरा जो है तोड़ी जाएगी, अब ये परंपरा नहीं चलेगी। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, अब ये परंपरा जो है नहीं चलेगी। तो ये जो है 2 लोग आए, वो कौन हो गए, तो वो हो गए विश्वनाथ और कृपाराम। ठीक है, सॉरी विश्वनाथ कह रही हूँ, केशव दास और कृपाराम ये दोनों। ठीक है, क्योंकि जो परंपरा चली आ रही थी पहले से ही, उसमें जो है रुकावट, ये दोनों जो है इन दोनों लोगों से जो है रुकावट मिली रीति ग्रंथों में। ठीक है, और चिंतामणि के बाद जो है, चिंतामणि जो त्रिपाठी हैं, इनके बाद जो निरंतरता, इनके बाद बहुत सारे कवि हुए जो रीति ग्रंथकार जो कवि हुए, आचार्य हुए, जो बहुत सारे रचनाएं उन्होंने रीति ग्रंथ में लिखा। ठीक है, रीति काल में लिखा। ठीक है, तो इसीलिए जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चलाने वाले कवि मानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी को, ना कि केशवदास को और कृपाराम को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो है अगर आप सभी से पूछा जाए कि केशवदास रीति काल के जो प्रथम कवि अगर पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना होगा केशवदास को ही माना जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो परंपरा के अनुसार तो चिंतामणि त्रिपाठी हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोग जो है समझ पाए होंगे मेरी बात को। ठीक है, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, उन्होंने संवत 1700 के कुछ पीछे काव्य विवेक, ठीक है, कवि कुल कल्पतरु, ठीक है, कवि कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सभी अंगों का जो है पूरा निरूपण किया। और पिंगल या छंद शास्त्र, पिंगल
पिंगल एक जो है ऋषि मुनि थे, पिंगल ऋषि है ना, उन जो छंद के प्रवर्तक थे। छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? तो पिंगल ऋषि हैं, ठीक है। तो उनके अनुसार जो है चिंतामणि जो है छंद शास्त्र की जो है पुस्तक लिखी थी, ठीक है, उन्हीं के आधार पर, ठीक है, जो यहाँ पे ग्रंथ दिया गया था। पिंगल या छंद शास्त्र कह लीजिए या पिंगल छंद शास्त्र कह लीजिए, ठीक है। इन पुस्तक की जो है रचना की। उसके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी। इसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे कवि आए जिन्होंने लक्षण ग्रंथों के आधार पर बहुत सारी रचनाएं की। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली। कवि जो है, जो भी कवि थे रीतिकाल में, उन्होंने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण, फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता या सवैया लिखना, ठीक है। आगे कहते हैं हिंदी साहित्य में यह अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों में व्यक्ति रहे। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं कि हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन, है ना, पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे ही उसमें बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, कहते हैं उपयुक्त बातों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते, ठीक है। तो आप इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि सभी बातों पर यह ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी लक्षण ग्रंथ की परिपाटी, आप सभी को पता होगा, यहाँ पे जो है मैं एक बार रिपीट करती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रीतिकाल को जो है विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो है 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो 3 भागों में विभाजित किया है। पहला जो है पहला है रीतिबद्ध, ठीक है। दूसरा है रीति सिद्ध, और तीसरा है रीति मुक्त, ठीक है, ये तीसरा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो है रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब रीतिबद्ध में जो कवि आते हैं उनका भी नाम एक बार मैं आप सभी को बता देती हूँ। और रीतिबद्ध कहा किसे गया? रीति प्लस बद्ध, है ना। जिन लोगों ने, यानी जिन कवि ने लक्षण उदाहरण में बद्ध कर, ठीक है, लक्षण उदाहरण की परंपरा में बद्ध कर काव्य लिखा, उन्हें जो है रीतिबद्ध कहा गया, ठीक है। यानी उन्होंने लक्षण और उदाहरण दोनों दिया, ठीक है, दोनों की परंपराओं में बद्ध कर काव्य जो लिखे उनको जो है रीतिबद्ध कहा गया। अब जो है उसमें कौन कौन से कवि आते हैं? तो चिंतामणि सबसे पहले आते हैं, ठीक है। उसके बाद देव आते हैं, मतीराम, भूषण, पद्माकर, भिखारी दास आदि सारे कवि आते हैं, ठीक है। बात करते हैं रीति मुक्त की, ठीक है। पहले रीति सिद्ध की बात करते हैं, ठीक है। रीति सिद्ध किन्हें कहा गया? जिन कवियों ने लक्षण नहीं दिया, केवल उदाहरण दिया, ठीक है। आप सभी को पता है रीति सिद्ध में जो है बिहारी कवि आते हैं जिन्होंने केवल जो है उदाहरण से जो है अपनी कविताओं को इन्होंने बताया है, ठीक है, लक्षण नहीं दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आते हैं बिहारी कवि, ठीक है, बिहारी कवि। अब बात करते हैं रीति मुक्त। तो रीति मुक्त उसे कहा गया जो लक्षण उदाहरण में नहीं बंद कर लिखे, यानी इन्होंने ना लक्षण दिया ना उदाहरण दिया, यानी ये स्वच्छंद थे, ठीक है। जिसमें कवि आते हैं घनानंद ठाकुर, आलम बोधा, ये सारे कवि आते हैं, इन्हें रीति मुक्त कहा जाता है, ठीक है। ये इन्होंने जो है ना अपनी कविताओं में लक्षण दिया ना उदाहरण दिया, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे, बस पानी पी लूँ।
चलिए आगे देखेंगे। आगे कहते हैं बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता, कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं। शब्द शक्ति का विषय तो 2 ही 4 कवियों ने नाम मात्र के लिए लिया है, उसके लिए जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं भ्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न हो सकती है। आगे देखिए, काव्य के साधारणतः 2 भेद किए गए हैं। ठीक है, काव्य के जो है साधारणतः 2 भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, है ना। जिसमें दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया जाए। सारांश यह है कि इन रीतियों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझा जाना चाहिए। यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समझ जाए कि रीति काल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि केशवदास, है ना, केशवदास के वर्णन में यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री कहाँ कहाँ से ली। ठीक है, आप पिछले में हमने पढ़ा कि केशवदास के बारे में जो है यहाँ पे लिखा गया था कि उद्भट और भामा दो तीन कवि थे ना, उनकी रचनाओं से जो है इन्होंने अपने ग्रंथ की जो है रचना की थी, है ना। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि केशवदास के वर्णन में यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री यानी अपने ग्रंथ जो भी अपनी ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने, उसका जो है कहाँ कहाँ से जो है इन्होंने मैटर लिया था, है ना। आगे होने वाले लक्षण ग्रंथकार कवि, है ना, आगे होने वाले लक्षण ग्रंथकार कवि भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं। आगे जितने भी लक्षण ग्रंथकार कवि हुए वो जो है सारे लक्षण और भेद जो है संस्कृत की पुस्तकों से लेकर ही लिखे हैं, जो कहीं कहीं अपर्याप्त है। ठीक है, जो कहीं कहीं अपर्याप्त है। आगे कहते हैं, अपनी ओर से उन्होंने न तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, न रस क्षेत्र में किया। यानी कहते हैं कि जो भी आगे जो कवि हुए वो लक्षण ग्रंथकार कवि जितने भी हुए वो लक्षण और भेद संस्कृत के पुस्तकों से इन्होंने लिया, यानी अपने तरफ से इन्होंने कुछ भी उसमें नहीं किया है। ठीक है, आगे कहते हैं काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काव्यांगों का विस्तृत समावेश दास जी यानी भिखारी दास जी का मतलब यहाँ भिखारी दास से है। भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में किया। ठीक है, काव्य निर्णय किसकी रचना है तो भिखारी दास का है। ठीक है, और काव्य निर्णय जो है इनका सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। ठीक है, आप जब रीतिकाल जब पढ़ेंगे तो इसमें जो है 3 शब्दों को आपको जो है आपको जानने को मिलेगा। एक तो है सर्वांग निरूपण, अलंकार निरूपण और रीति निरूपण, है ना। ये इसमें जो है मिलकर आचार्यों ने अपनी रचना की है, जिसमें जो है काव्य निर्णय ये जो है सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। और जो चिंतामणि की जो रचना है जब हमने अभी पढ़ा कविकुल कल्पतरु, है ना, वो भी जो है सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। सर्वांग निरूपण ग्रंथ का अर्थ होता है यानी काव्य के सभी अंगों पर, है ना, काव्य के सभी अंगों पर लक्षण बताते हुए उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, काव्य के सभी अंगों पर लक्षण बताते हुए कविता लिख देना या उदाहरण प्रस्तुत करना, चाहे वो लक्षण ग्रंथ, चाहे वो अलंकार विवेचन भी हो सकता है, रस का विवेचन भी हो सकता है, नायिका भेद हो सकता है, नक्सिक वर्णन हो सकता है काव्य के सभी लक्षणों पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। काव्यांगों का विस्तृत समावेश भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में किया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरण में बांट कर रखा, उसमें भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं कि भिखारी दास की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। वो कौन सी है देखिए, संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था। इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ, पर हिंदी काव्य में यह बराबर आरंभ से ही मिलता है। ठीक है, यानी कहते हैं कि
जो अनंत्यानुप्रास का जो तुक का चलन है वो संस्कृत साहित्य ग्रंथों में जो है उसका विचार नहीं हुआ था, पर हिंदी काव्य में जो है बराबर इसका आरंभ मिलता है। सॉरी आवाज़ आ रही होगी ना, इस बगल में कोई आवाज़ कर रहा है। मैं चलिए इसको इग्नोर करिएगा, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से, है ना। आगे देखेंगे। अतः भिखारी दास ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया है। आगे देखिए, आगे कहते हैं भूषण, है ना। भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों में भाविक का ही एक दूसरा या प्रतिवर्धिक रूप है। भाविक का संबंध कलागत दूरी से है, इसका देशगत से बस इतना ही अंतर है। आगे कहते हैं भिखारी दास के अतिशयोक्ति के 5 नए दिखाई पड़ने वाले भेदों में से चार तो भेदों के भिन्न योग हैं। 5वां जो है संभावन नीतिशयोक्ति तो संबंधित शोक्ति है, ठीक है। आगे देखिए, देव के बारे में कहते हैं कि देव कवि का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा है। थोड़ा सा माइंड अगर इधर उधर हो गया ना तो पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। इधर आवाज़ कर रहे हैं ये, चलिए देखेंगे, फिर से पढ़ती हूँ मैं इसको, है ना। देव कवि के संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा है। आगे कहते हैं उन्हें समझना चाहिए कि देव के जैसे और सब बातें संस्कृत की सतरंगिणी से ही ली है। वैसे ही यह छल भी सच पूछिए तो छल का आविर्भाव अवहित्या में हो जाता है। आगे देखेंगे, यहाँ से जो है इसको रहने दीजिए, केशव दास को हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है केशव दास के रूपक के 3 भेद दंडी से लिए हैं। केशव दास ने रूपक के 3 भेद जो है किससे लिए हैं? दंडी से लिए हैं। अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है केशव दास ने रूपक के 3 भेद दंडी से लिए हैं, अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक। इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्ति नहीं करता और उदाहरण भी अधिक ताद्रुप्य रूप में हो गया है। विरुद्ध रूपक भी दंडी में नहीं मिलता और रूपकातिशयोक्ति हो गया है। आगे कहते हैं रूपक दंडी के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाए, ठीक है। तो ये केशव दास के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, आगे देखेंगे। कहते हैं शुक्ल जी कि केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं, ठीक है। केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे कहते हैं वे यानी केशव, है ना, वे रस के ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले, ठीक है। आगे कहते हैं महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण, ठीक है, भाषा भूषण किसकी रचना है? तो महाराज जसवंत सिंह की है। वह अपनी रचना भाषा भूषण चंद्रालोक के आधार पर की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजा जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की रचना किसके आधार पर की? तो चंद्रालोक किसकी रचना है भाई? आप लोग बताइए तो, चंद्रालोक किसकी रचना है? चंद्रालोक के आधार पर की, पर उसके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया। जरूर बताएंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से कि चंद्रालोक किसकी रचना है। आगे देखिए, आगे कहते हैं इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे।
उद्देश्य कविता करना न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना था। आगे कहते हैं, अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत से सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में प्रस्तुत हुए। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत में सारे लक्षणों में चुनकर इकट्ठा करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या नहीं होगी। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा। इसके श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत मुक्तक रचना हिंदी में हुई। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ कि इसके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? तो भाषा भूषण, ठीक है, भाषा भूषण ग्रंथ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, जो चंद्रालोक के आधार पे महाराज जसवंत सिंह ने लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से देखेंगे हम, ठीक है। रीति काल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। आगे कहते हैं, भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर पूर्णता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे उस च्युत संस्कृत दोष का निराकरण होता तो ब्रज भाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता, और नहीं तो काव्य दोषों का पूर्ण रूप से निरूपण होता, जिससे भाषा के कुछ और सफाई आती, भाषा में जो है कुछ और जो है सफाई आती। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे, ठीक है। भूषण की जो रचना है, इनकी रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अच्छा माना है और व्यवस्थित, इनकी जो है वाक्य रचना को जो है सुव्यवस्थित मानते हैं, ठीक है। जिस रस को उन्होंने लिया उनका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनका अनेक स्थलों पर सदोष है। यदि शब्दों के रूप में स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों में प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विस्तृत करने का साहस कवियों में न होता, पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही, ठीक है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में जो है रीति काल में जो भी रचनाएं हुई हैं वो जो है अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब छोड़ दीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, आगे कहते हैं कि भिखारी दास ने काव्य भाषा के स्वरूप में जो निर्णय किया वह कोई 100 वर्षों के काव्य परंपरा के पर्यालोचन के उपरांत, अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ही ठीक है। तो ये कथन जो है पूछा जा सकता है भिखारी दास के बारे में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। आगे कहते हैं, उन्होंने काव्य भाषा ब्रज भाषा ही कही। उन्होंने जो है भिखारी दास ने काव्य भाषा ब्रज भाषा ही कही है, जिसमें और भाषाओं के शब्दों का भी मेल हो सकता है, पर भाषा संबंधी और अधिक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक ही परिमित जो है नहीं रखा, ठीक है, परिमित नहीं रखा। उनके कारण चिन्हों और कार्यों के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार बराबर करते रहे। ऐसा वे केवल सौंदर्य की दृष्टि से करते हैं, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं। करना किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं, है ना। आगे देखते हैं, करना के भूतकाल के लिए वे छंद की आवश्यकता के अनुसार कियो कीना करियो, है ना। करना एक शब्द है, इसमें जो है भूतकाल के लिए छंद की आवश्यकता के अनुसार जो है कियो कीना करियो कीन यहाँ तक कि कीय तक रखने लगे। परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी, भाषा जो है स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, कहते हैं शुक्ल जी, भक्ति काल की आरंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों के
संसर्ग से कुछ फारसी के शब्द और चलन भाव में मिलने लगे थे। इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेव और कबीर आदि की तो बात ही क्या, तुलसीदास ने भी गनी, गरीब, साहब इत्यादि, उमरदाज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया है। सूर में ऐसे शब्द आवश्यक कम मिलते हैं। छोड़िए इसको, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से फिर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं सुख बोयन आदि उनके विकृत रूप को देखकर शिक्षितों को एक प्रकार की विरक्ति सी होती है और उनकी कविता गंवारों की रचना सी लगती है। शब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े ही कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार सामग्री तक उठाकर रख ली है और उनके भाव भी बंध गए हैं। रसनिधिकृत रतन हजारा, ठीक है, रतन हजारा किसका, रसनिधिकृत, ठीक है, रसनिधि का है रतन हजारा। रतन हजारा में यह बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि की यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर उन्होंने उन भावों को अपने देसी सांचे में ढाल लिया है जिससे वे खटकते या साहस लक्ष्य भी नहीं होते। उनकी विरह ताप की अनुयुक्तियों में दूर सी सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। आगे कहते हैं, पर बिहारी रस भंग करने वाले विभक्त रूप कहीं नहीं लाए। ठीक है, आगे देखेंगे लास्ट का, ठीक है, लास्ट का देखेंगे। कहते हैं कि यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है। अब वो क्या चीज़ है देखते हैं कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित और सवैया ही रहे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यहाँ पर यह भी उल्लेख जो है कर देना आवश्यक है कि रीतिकाल के कवियों का प्रिय छंद क्या था, तो कवित और सवैया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रीतिकाल के जो है कवियों की प्रिय छंद कवित और सवैया था। कवित्व तो श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप में प्रयुक्त माना गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है कवित्व जो छंद है वो जो है श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप में माना गया है। ठीक है, वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा विभेद कर देने से उसमें दोनों के अनुकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है। सवैया श्रृंगार और करुण इन दो कोमल रसों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। सवैया जो है श्रृंगार रस और करुण रस इन दोनों रसों के लिए जो है कोमल रसों के लिए बहुत उपयोग होता है। यद्यपि वीर रस की कविता में भी इसका व्यवहार कवियों ने जहाँ तहाँ किया है। वास्तव में कहते हैं वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दोनों रसों की कविता इस काल में हुई है। किनकी हुई है, तो कहते हैं वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों में जो है इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। किस काल में, तो रीतिकाल में। ठीक है, प्रधानता श्रृंगार की ही रही, प्रधानता जो है श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ठीक है, श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि थी। इसके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया। ठीक है, यहीं पे जो है रीतिकाल प्रकरण एक सामान्य परिचय यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सभी को जो है क्लास अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करिएगा। पसंद आई होगी क्लास तो आप जो है लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा आप लोग, आप सभी से जो है रिक्वेस्ट है। ठीक है, रीतिकाल में जो है मैंने अलग से नोट्स बनाया है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब आप रीतिकाल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भक्ति काल जब आपने पढ़ा, ठीक है, भक्ति काल का अंतिम समय आते आते, ठीक है, भक्ति काल जब पढ़ते हैं उसमें भक्ति काल का अंतिम समय आते आते जो है, क्योंकि भक्ति काल में आप लोगों ने देखा होगा जो कृष्ण भक्ति शाखा राम भक्ति शाखा में जो है उसमें भक्ति भावना ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन उसका अंतिम समय आते आते जो है साहित्य में श्रृंगार अत्यधिक प्रदान हो गया, यानी श्रृंगारिक रचनाएं जो है लिखी जाने लगी। अब साहित्यकार केवल धन कमाने के लिए जो है अपना मनोरंजन मात्र के लिए साहित्य लिखने लगे। इसी समय कुछ साहित्यकारों ने जो है संस्कृत ग्रंथों से लक्षण
और उदाहरण, ठीक है, लक्षण लेकर अपने उदाहरण स्वयं प्रस्तुत, यानी संस्कृत ग्रंथों से जो है लक्षण लेते थे, ठीक है, लक्षण लेकर अपनी कविताओं को लिखते थे और कविताओं में अपने तरफ से जो है उदाहरण स्वयं वे प्रस्तुत करते थे, ठीक है। और लक्षण उदाहरण की इसी परंपरा को जो है रीति कहा गया, ठीक है। इसे आधार बनाकर साहित्यकारों या इतिहास लेखकों ने इस काल को रीति काल कहा है, ठीक है। ये अपनी मैंने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में मैंने इसको लिखा है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में बताना भूल गई, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है।